क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। ना तो मैं ये पहनूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी। जो करना है करें। इतनी अकड़? अभी तेरे को दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? नहीं! हाँ? लता, ये सुबह सुबह इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? है आपकी बेटी जरूर आपके लिए केक बना रही होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बेस्ट पापा। बेटा, ये सुबह सुबह इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी तुझे? वो सब छोड़िए, चलिए पहले केक कट कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई मस्ती नहीं है? लेकिन बेटा, केक बहुत स्वादिष्ट है। पर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? है कैसे नहीं करती? मेरे पापा का बर्थडे किसी फेस्टिवल से कम थोड़े ना है। हाँ, अरे साले, मेरे 7 लाख रुपए खा के तू यहाँ जन्मदिन मना रहा है? तेरे पैसे कहाँ हैं? ऐसे कहाँ? अरे बबलू भाई, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? बबलू भाई, आपके पैसे दे दूंगा। आपको मालूम है ना मेरा बिजनेस में कितना लॉस हुआ इस साल। पैसे नहीं है, लेकिन अय्याशी बराबर चल रही है। हाँ? केक बनाने के लिए घर में ओवन है, हाँ? टीवी है, गहने, सबके लिए पैसा है, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। ये घर में जितना भी कीमती सामान है सब उठा लो। अरे बबलू भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप समझने की कोशिश तो करो। अरे ये क्या, उनको मना करो ना बबलू भाई। अरे भैया रुको। अरे रख, समझ बात को। टाइम इज मनी। इस बार तो सिर्फ घर का सामान ले जा रहा हूँ। अगली बार आया और अगर पैसे नहीं मिले ना, तो तेरी ये जवान बेटी है ना, इसको ले जाकर कोठे पर बिठा दूंगा। और फिर तूने जितना पैसा लिया ना, उससे दोगुना वसूल करूंगा। समझा ना? समझा? चलो रे। अरे इसको मालूम है मुझे बिजनेस में कितना बड़ा नुकसान हुआ, फिर भी मेरे घर में आके मेरी इज्जत उछाल के चला गया। तो मैं दूंगा नहीं केक पैसा।
आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। हेलो, हाँ सोनू भैया। अरे सोनू मामा आप। अरे अरे, कितनी बड़ी हो गई है मेरी प्यारी भांजी। हाँ, बेटा तुम तो दिन ब दिन निखरती जा रही हो। सोनू, अरे तुम यहाँ अचानक? नमस्कार। भैया को मैंने बुलाया है, बैठिए ना भैया। बिल्कुल। भैया प्रज्ञा के लिए नौकरी लेकर आए हैं। मना किया है ना मैंने, नहीं करवानी है नौकरी प्रज्ञा से। आपको तो पता है ना वो गुंडा बबलू क्या धमकी देकर गया। अगर हमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारी प्रज्ञा के साथ क्या करेगा। अरे ऐसे कैसे? अरे जीजा जी, अरे कोई बात नहीं, आप भरोसा रखिए मुझ पे। मैंने प्रज्ञा के लिए बहुत अच्छी नौकरी ढूंढी है। मैं प्रज्ञा की नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सुनो, मुंबई बहुत बड़ा शहर है और मेरी बच्ची आज तक। अरे जीजा जी, इसका भी हल है मेरे पास। मैंने जो आपको होटल बताया ना मुंबई का, उसकी एक शाखा है लखनऊ में, वहां पे नौकरी लगवा देंगे। अमेठी से ज्यादा दूर भी नहीं है। सच भैया, से लखनऊ में भी नौकरी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल। और अपने वो बाजू के गली वाले जो माथुर साहब है ना, उनकी बेटी बिंदिया, वो भी नौकरी की तलाश कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रज्ञा और बिंदिया की नौकरी एक साथ ही लगवा दूंगा वहां। क्यों? देखिए, अब तो मान जाइए ना। ठीक है, अगर प्रज्ञा को ये नौकरी मंजूर है तो मुझे इसके लखनऊ जाने में कोई एतराज नहीं है। ठीक है फिर। पहले बेटा तुम बोलो। पापा, मुझे लगता है कि मुझे वहां जाना चाहिए। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। बेटा ये ले, ये सेकेंड हैंड फोन है। वो अचानक सब कुछ हो गया ना तो नया ले नहीं पाया। पापा, ये फोन भी आपकी तरह परफेक्ट है। लो, सोनू आ गया। हेलो बेटा। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते दीदी। कैसे हो सोनू? मैं एकदम ठीक हूँ जीजा जी। ये बिंदिया है अपने प्रकाश माथुर जी की बेटी। नमस्ते। ये हमारे साथ ही लखनऊ आएंगी और प्रज्ञा के साथ नौकरी भी करेगी। प्रज्ञा का ख्याल रखना और लखनऊ पहुंचते ही ना फोन जरूर कर देना। जैसे मैं लखनऊ एंटर करूंगा ना, वैसे आपको फोन कर दूंगा। प्रज्ञा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ पापा, और आप लोग भी अपना ध्यान रखना। हाँ। अपना ध्यान रखना। चलो, अभी देरी हो रही है। चलो चलो बैठो। चलो जीजा जी, चलता हूँ। दीदी, सोनू मामा, वैसे हमारा वहाँ काम क्या होगा? कुकिंग या फिर कुछ और? अरे बेटा, काम तो वहां पे बहुत होंगे और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि होटल में क्या क्या काम करते हैं। फिर भी आपने उनसे कोई तो बात की होगी। हम लोग पहले होटल पहुंचेंगे और बाद में देखेंगे कि वहां पे क्या क्या काम है अपने लिए। जी। अरे मैं तो भूल ही गया, ले लो। लाइए। शेट्टी साहब, पैसे तैयार रखना मेरे। 2 कड़क कच्ची कलियां लेके मुंबई आ रहा हूं।
आप सोनू भाई हो ना? हाँ बोलो, बोलो ना क्या काम है। मेरी आर्थिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, पैसे की बहुत जरूरत है। आप क्या कर सकती है पैसों के लिए? मुंबई में किसी डांस बार में नाचना, सब करने के लिए तैयार हूँ, बस काम दिला दो। अरे क्या बकवास कर रही है आप? अब क्या समझती है मुझको? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, अब कुछ भी बके जा रही है। प्लीज प्लीज गेट आउट। मुझे पता है आप इन लोगों की वजह से सच्चाई छुपा रहे हैं। मैं एमजी रोड में 5 नंबर के मकान में रहती हूँ, कोई भी काम हो मुझे बताना। आप चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए, प्लीज निकल जाइए। कुछ भी बकवास करती है। सोनू, तो कौन थी ये औरत? क्या बोल रही थी? पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, डांस बार, मुंबई। जीजा जी ध्यान मत दीजिए, पागल औरत थी, बकवास कर रही थी। सोनू, वो सब छोड़, हमारी प्रज्ञा से बात नहीं हो पा रही है, वो कहाँ पर है? और अब तो 1 हफ्ता हो गया है और तुम भी वापस आ गए हो। प्रज्ञा का कोई फोन नहीं आया हमें, हम उसको फोन लगा रहे हैं तो उसका फोन बंद आ रहा है। हाँ तो उसका फोन बिगड़ गया होगा जीजा जी। आपने दिया था ना सेकंड हैंड फोन, आपने दिया था कि नहीं? ऐसा करते हैं आप। हो सकता है सोनू उसका फोन बिगड़ गया होगा, पर तू होटल में फोन लगा के हमारी बात करवा देना। मैं एक काम करता हूँ, मैं मैनेजर से बात करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि प्रज्ञा की शिफ्ट खत्म होने के बाद वो आपको फोन कर देगी। हाँ? ठीक है, याद से बात करा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ? अब चल। सोनू, प्रज्ञा जिस होटल में काम करती है उसका नाम तो बता दे। ये अपना एलिट इंटरनेशनल। एलिट। तेरे नाम बताने में इतनी देर क्यों लगी? तू तो अभी आया ना वहां से, तेरे तो पहचान वाला वो होटल है। फिर जीजा जी आप शक कर रहे हैं मुझ पे? दीदी आप ही आई थी ना मेरे पास कि प्रज्ञा को नौकरी लगवाओ, और अभी आप ही सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बस वो तेरे जीजा परेशान है। तू बस एक काम करना, किसी भी तरह हमारी प्रज्ञा से बात करा दे। बोला ना दीदी मैं करवा दूंगा, आप क्यों चिंता कर रही है? हाँ आप जाइए घर पे, जाइए, मैं हूं ना, जाइए ना। खड़े हो जा, चल। आज जो तूने किया है ना, आई शपथ, अगर मेरा धंधा तुम्हारे चेहरे की वजह से नहीं चलता तो पता नहीं अभी तक क्या हाल कर दिया होता मैं तुम दोनों का। ये दीपा, इन दोनों को अच्छे से समझा दे कि शेट्टी भाई की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। देखो तुम दोनों, पहले तो ये रोना धोना बंद करो, समझी? और मेरी एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी बाकी की जिंदगी यहीं कटने वाली है। यहाँ जितने भी मर्द आएंगे उनको खुश करना तुम दोनों का काम है, और यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत। आज तक यहाँ से जितनी भी लड़कियां भागी है सब पकड़ी गई हैं, लेकिन उनमें से कोई आज तक जिंदा नहीं बची है। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही हूँ, जिंदा रहना है तो जैसा शेट्टी बोले वैसा करो, समझी? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ कभी नहीं रहूंगी। लेकिन तू देख रही है ना, हमारे फोन इनके पास है, हमारे दरवाजे के बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड और तार। हम जब सोने जाते तो वो शेट्टी हमारा दरवाजा बाहर से लॉक करता है, हम कैसे निकलेंगे? हमें नाटक करना होगा। वो लोग हम पे नजर इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें ये लगता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें ये भरोसा दिलाते कि हमने उनकी सारी बातें मान ली है तो वो हम पे नजर रखना बंद कर देंगे। हाँ, लेकिन प्रज्ञा, ये सब हम करेंगे कैसे? हाँ, हम एक काम करते हैं, हम ना कुछ दिनों तक शेट्टी की सारी बातें मान लेते हैं। हाँ, और जब उसको हम पे भरोसा हो जाएगा ना तो हम रिसेप्शन वाले लैंडलाइन से अपने घर पे फोन कर लेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी, प्रज्ञा का घर? आप कौन? जी मेरा नाम प्रकाश है, मेरी बेटी विद्या और प्रज्ञा दोनों सोनू जी के साथ लखनऊ के लिए निकले थे। अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए। आपकी प्रज्ञा या बिंदिया से कोई बातचीत हुई? मेरी विद्या से
कोई बात नहीं हो पाई। क्या? इसीलिए यहाँ आया हूँ। सोचा आपसे मिलकर उनके बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन अब तो मुझे टेंशन हो रही है। 1 महीना होने को आया, विंध्या और प्रज्ञा की कोई खबर नहीं। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोनू को फोन करती हूँ और सब पता कर लेती हूँ। कोई फायदा नहीं है उससे बात करके। मैं तो कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहा है। कुछ दिन पहले जब उसके घर गया था विंध्या के बारे में पता करने के लिए, तो जमीन पर गिरा हुआ ये बिल मिला। ये तो मुंबई के किसी होटल का बिल है। जी हाँ। मतलब वो तो लखनऊ ही गया था, ये मुंबई के होटल का बिल कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं सोनू उन्हें मुंबई ले गया हो? लगता है ये दोनों मान गई है कि अब इनकी दुनिया यही है। ना मानकर जाएंगी भी कहाँ? नहीं, सोनू उनको भला मुंबई क्यों लेके जाएगा? आप एक काम करिए ना, लखनऊ में वो जो होटल है वहां पे फोन करके पता कर लीजिए प्रज्ञा और विंध्या के बारे में। सही कह रही हो तुम। हेलो, एलीट इंटरनेशनल होटल। हेलो जी, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? जी मैं मोहन बोल रहा हूँ, प्रज्ञा का पिता। मेरी बेटी ने आपका होटल ज्वाइन किया है। वो केक और पेस्ट्रीज बहुत अच्छी बनाती है। साथ में उसकी एक फ्रेंड भी है विंध्या, उन दोनों ने ज्वाइन किया है। क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं? सॉरी सर, हमारे होटल में प्रज्ञा और विंध्या नाम की कोई लड़की काम नहीं करती है। पिछले 6 महीने से किसी भी नए इंसान को नौकरी नहीं। इसका मतलब है सोनू झूठ बोल रहा था। हे दीपा, दरवाजा खुला रहने दे। अब ये लड़कियां यहाँ से भागेगी नहीं। आप भी ना शेट्टी भाई, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो सब पर। अरे भागेगी भी तो जाएगी कहाँ? लता, तुम्हें याद है वो औरत जो उस दिन सोनू के यहाँ काम मांगने आई थी? वो कह रही थी कि सोनू लड़कियां सप्लाई करने का धंधा करता है, उनको डांस बार में मुंबई में कहीं बेच देता है। अब सोनू पे शक कर रहे हैं? वो प्रज्ञा का मामा है। लता, चाहता मैं भी हूं कि मेरा शक गलत निकले, लेकिन जो सुनाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है, दोनों में फर्क है। सोनू जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। लता, क्यों ना हम उस औरत के घर जाकर पता लगाए? अब हमें जो कुछ करना होगा खुद ही करना होगा। ये सोनू को पता तक नहीं लगना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, वरना वो सतर्क हो जाएगा और हमारी बच्चियां हमें कभी नहीं मिलेंगी। सोनू के खिलाफ सारे सबूत अब हमें खुद ही इकट्ठा करने होंगे। चलिए। फोन नहीं उठा रहा है क्या? कोई फोन ही नहीं उठा रहा। ये इसको कॉल करें क्या? हाँ, उठाइए।
एक दिन तुम दोनों को छूट क्या दी, अपने असली रंग दिखा दिए। अभी तुम दोनों को बताता हूं इसका अंजाम क्या होगा। लेकर चलो इनको। माफ कर दो, हम नहीं करेंगे फिर से ऐसा। ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो। क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? नहीं, मत करो, जाने दो हमें, मत करो ऐसा। आज तुम दोनों कच्ची कलियों को जवानी क्या होती है मैं दिखाता हूं। नमस्कार जी। आप लोग माफी चाहते हैं इस वक्त आने के लिए। सोनू के बारे में बातचीत करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। आइए। बहन जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि उस दिन आप सोनू को आप कुछ कह रही थी सोनू के बारे में, डांस बार। आखिर सोनू करता क्या है? हाँ, वो लड़कियां बेचता है। क्या कह रही हैं आप? वो छोटे शहरों की लड़कियों को मुंबई भेजता है। कोठा, डांस बार, हर जगह उसकी पहचान है। मेरी प्रज्ञा, नहीं, मुझसे दूर रहना। नहीं नहीं नहीं, मुझसे दूर रहना। नसीब मत आना। नहीं 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 नहीं। संभालिए अपने आप को। देखिए, हमारी बेटी प्रज्ञा को कुछ नहीं होगा, वो हमें मिल जाएगी। जहां तक मुझे पता है उस हिसाब से सोनू ने आज तक मुंबई में जितनी भी लड़कियों को बेचा है उनमें से कोई भी सही सलामत नहीं लौटी है। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी प्रज्ञा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। ये तो कुछ भी नहीं था। अगर अगली बार ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो पूरा बाजार छोड़ दूंगा तुम दोनों पर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी बेटी को सही सलामत लेकर आऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम मोहन है। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये 2 बच्चियां हैं। ये मेरी बच्ची है प्रज्ञा, और ये बिंदिया हमारे पड़ोस में रहने वाले प्रकाश जी की बेटी, मेरी बेटी की सहेली है। दोनों लापता है सर, मिल नहीं रही बच्चियां। काले, यस सर। अपने सारे खबरियों को इन्फॉर्म करो और पता लगाओ कि पिछले 1 महीने के अंदर मुंबई के किस किस बार में इन लड़कियों की एंट्री हुई है। ओके सर। देखिए मोहन जी, आपको पुलिस के ऊपर भरोसा रखना होगा। मैं भी चाहता हूं मैं अपनी बच्चियों को ढूंढने में आपकी मदद करूं। आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप हमारी मदद करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और मैं तो चाहता हूं कि आप मुंबई के सभी बार में जाइए
लेकिन ऐसे दुखी पिता की तरह नहीं। आपको वहां कस्टमर बन के जाना होगा, जैसे बार में बाकी के कस्टमर्स आते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। क्या बात है, आज उन दोनों लड़कियों का सुबह से मुंह उतरा हुआ है। कल रात दोनों ने भागने की कोशिश की थी, सबक सिखाया तो रो रही है। जब दो जान पहचान वाली लड़कियां एक साथ आती है ना, तो उनको ट्रेनिंग देने में टाइम लगता है, लेकिन अकेली लड़की की हिम्मत तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो दोनों में से एक को भेज देता हूँ। वो अपने शालीन भाई है ना, वो अपने कोठे के लिए लड़कियां ढूंढ रहा है। ये वाली आइटम है, कैसी लगी भाऊ? माल तो एकदम कड़क है भाऊ। ओके डन, ले चलो इसे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं मुझे नहीं जाना। कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ कि आप रोना बनकर, ये तुम दोनों की होशियारी का ही नतीजा है। दिन भर अब तू काम करेगी और रात को डांस, समझी? तुम लोग क्या देख रही हो? तैयार हो, कस्टमर बहुत है बाहर। के एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल मानव तस्करी के जुर्म के आंकड़ों में लगभग 25% की बढ़ोतरी होती है और ज्यादातर अपराधी जवान लड़कियों को ही अपना निशाना बनाते हैं और ज्यादातर अपराधी पीड़ित का कोई अपना ही जान पहचान का होता है। ये लड़कियां मुसीबत के दलदल में इस कदर फंस जाती है जहां से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखना यह है कि क्राइम रिकॉर्ड्स के आंकड़ों में ये सिर्फ नंबर बनकर रह जाती है या एक पिता का प्यार उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकेगा। चलिए देखते हैं। क्यों रे मेरा धंधा चौपट करने आई है तू? मैं यहाँ नहीं आई, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। ये रोना धोना बंद कर। तू कोई पहली लड़की नहीं है जिसके माँ बाप ने यहाँ बेचा है। लाखों लड़कियां यहाँ हर रोज जबरदस्ती लाई जाती हैं इस धंधे में, या फिर मजबूरी में आती हैं मेरी तरह। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, उनके लिए पैसा कमाने के लिए मैं सालों से ये धंधा करती आ रही हूँ, एक से एक मालदार क्लाइंट बना रही हूँ, लेकिन तेरी जैसी लड़कियां आके मेरा धंधा खा जाती हैं। तुझे यहाँ नहीं रहना है, ये काम नहीं करना है तो मर क्यों नहीं जाती? तेरा यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है। मर जाएगी तो कम से कम हमारा धंधा तो ठीक से चलेगा ना। प्राचीन कथाओं की तरह आज के कलियुग में ना ही राक्षसों के सिर पर सिंह होते हैं और ना ही उनका हुलिया डरावना होता है। बाहर से देखने में वो आपके और हमारी तरह बिल्कुल सामान्य लगते हैं। विंध्या के बिना अब प्रज्ञा की हिम्मत टूटने लगी। अब उसके दिमाग में आत्महत्या करने के ख्याल आ रहे थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके पिता मोहन उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। अब देखना यह है कि क्या समय रहते मोहन अपनी बेटी को बचा सकेगा।
अभी नहीं। हो मियाँ, नए हो? नहीं, हाँ मतलब ड्राइवर हूँ ना, मुंबई से गुजर रहा था तो सोचा शहर के नज़ारे देख लेता हूँ। सिर्फ देखने आए हो, कुछ करोगे भी? हाँ करूँगा ना, पर मेरे को एकदम कड़क लड़की चाहिए, कम उम्र की, 19-20 साल की, जो भी यहाँ आपके सबसे छोटी उम्र की हो ना, वो चाहिए। क्या बात है मियाँ, शक्ल से तो बड़े शरीफ लगते हो, अंदर से बड़े रंगीन हो आप तो। हाँ वो हूँ। जाओ अंदर और खुद अपने लिए माल पसंद कर लो। शुक्रिया। चलेगा क्या चिकने? रुकना। विद्या, बेटा मैं हूं प्रज्ञा का पापा। आंखें खोलो बेटा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूं। विद्या, मैं वो ये तो नहीं है मियाँ, अब इसकी ट्रेनिंग चल रही है, तभी तो बेहोशी का इंजेक्शन दे रखा है इसको। हाँ तो चलेगी ना, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। फिर तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इसका रेट 10,000 है। 10,000? हाँ अभी उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन यही लड़की चाहिए। तुम 5,000 ये कैश रख लो और ये बाकी 5,000 की ये घड़ी रख लो। क्या बात है भैया, एक रात बिताने के लिए घड़ी दे दी है। लगता है बहुत दिनों से आग लगी है सीने में। जाओ जाओ, 1 घंटे के लिए लड़की तुम्हारी हुई, मजे करो। हाँ आग तो सीने में लगी है। विद्या बेटा, बेटा उठो। हेलो सर, मैं मोहन। सर मुझे विद्या का पता लग गया है। बोल साले, कहां मिली तुझे लड़की? क्या साहब, आप भी उस लड़की के पीछे पड़े हो? साहब आप बोलो तो उसके जैसी 10-12 लड़कियां और ला दूं आपके लिए। क्या बोला? ऐसी 10-12 लड़कियां और लाकर देगा? हाँ जा, जाकर बोल उसके बाप को, जो अपनी बेटी के घर वापस आने की राह देख रहा है, लाके दे सकता है? बताता कि तू एक? बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। सर शेट्टी अन्ना चांदनी बार चलाता है, मैंने 5 लाख रुपए में बिंदिया को उसी से खरीदा था। ये देख, तेरे लिए नई साड़ी लाया हूं। आज तुझे फरदीन भाई के साथ जाना है, इसलिए उनका चॉइस का कपड़ा पहनना जरूरी है, समझी? चल अब फटाफट रेडी हो जा। ना तो मैं ये पहनूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। इतनी अकड़? अभी तेरे को दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, क्या कर रहे हो तुम? हाँ
अब ये नाटक बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा, समझी? शेट्टी भाई की नजर बहुत तेज है, चाहे लड़की हो या कपड़े, दोनों ही सही पसंद करते हैं वो। चल अब काम जल्दी जल्दी खत्म कर, परदीन सेठ आते होंगे। तेरा यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है। तुझे यहाँ नहीं रहना है, ये काम नहीं करना है तो मर क्यों नहीं जाती? इसने तो जहर खा लिया, अगर इसको हॉस्पिटल नहीं ले गए तो मर जाएगी। अरे मरती है तो मरने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। धंधा रहेगा तो इस जैसी और लड़कियां आएंगी। इसको बचाने के बारे में नहीं, इसको छुपाने के बारे में सोच। चल उठा। बिना परमिशन अंदर जाना मना है। खड़े रह साइड में। ये लड़की देख रहे हो? कहाँ छुपा कर रखा है इसे? कौन है ये लड़की? मुझे क्या पता, कभी देखा नहीं इसे। अच्छा, शेट्टी तू ही है ना इस बार का मैनेजर? हाँ। देख, शालीन ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू भी मुझे सब कुछ सच सच बता दे। मैं सच बोलता हूँ, ये लड़की यहाँ नहीं है। अच्छा, इसका तो हम पता लगा ही लेंगे। काले, एक एक कमरे की तलाशी लो और जितनी भी लड़कियां हैं सबको बाहर निकालो। ओके सर। देख शेट्टी सर, सारी लड़कियां मिल गई लेकिन प्रज्ञा नहीं मिली। देख लिया, यहाँ प्रज्ञा नाम की कोई लड़की नहीं। यहाँ सभी लड़कियां अपनी मर्जी से आती है, वो अपनी मजबूरी की वजह से ये काम करती है। मैं किसी को जबरदस्ती यहाँ नहीं लाता। प्रज्ञा, इंस्पेक्टर साहब प्रज्ञा यही है। ये देखिए, मेरी प्रज्ञा यही है। ऐसा कपकेक सिर्फ मेरी बेटी बनाती, ऐसा कपकेक और कोई नहीं बना सकती। वो जब भी केक बनाती थी ना तो ऊपर ऐसे मेरा नाम लिखती थी। ये केक इस बात का सबूत है इंस्पेक्टर साहब, प्रज्ञा यही है। पूछिए इंस्पेक्टर साहब इससे। शेट्टी, ये हो क्या रहा? अभी इस केक को सबूत बनाओगे इंस्पेक्टर? आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरी बच्ची मुझे दे दी। अरे बोला ना तेरे को वो यहाँ नहीं है। मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। देखिए मोहन जी, गोली मत चलाना, कानून को हाथ में मत लो। इंस्पेक्टर साहब, जिस बाप की जवान बेटी इन दरिंदों के शहर में लापता हो ना, उसका दर्द आप नहीं पहचान सकेंगे। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बता दे वरना गोली मार दे। गोली मत चलाना, बताता हूँ। प्रज्ञा, मेरा बेटा, बेटा बेटा आंखें खोल। प्रज्ञा, बेटा, प्रज्ञा। बेटा, पापा, बेटा तुझे होश आ गया। पापा, लड़कियों को किडनैप करके उनका सौदा करना सिर्फ अपराध ही नहीं, बल्कि एक संगठित व्यवसाय यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है।
इसके खिलाफ लड़ने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं और साथ साथ कई एनजीओज और एक्टिविस्ट भी है जो इन लड़कियों को इस जुर्म के दुनिया से बाहर निकालकर उन्हें ट्रेनिंग देकर अपने ही पैरों पर खड़े होने के लायक बना रहे हैं। लेकिन फिर भी ये अपराध आज भी हमारे समाज में होता है, क्योंकि ये अपराध तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक अपराधी की सोच ना बदली जाए। लेकिन जहां सोनू जैसे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहन जैसे पिता है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूं। अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।